दोस्त मैं कैलाश मिश्रा, डायरेक्टर डेस्टिनेशन आईएएस एकेडमी। लास्ट 2 डिकेड से सिविल सर्विस एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूं। मैं आज आपके साथ प्रेसिडेंट पुतिन का 4 दिसंबर को भारत आगमन, दोनों देशों के मध्य संभावित समझौता एवं इस पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया, विशेषकर अमेरिका के काटसा कानून के परिप्रेक्ष्य में चर्चा करूंगा। दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। राष्ट्रीय हित सर्वोपरि होती है, परंतु भारत और रूस का संबंध इससे ऊपर है। जैसे पीएम मोदी जब 2014 में फोर्टलीजा ब्राजील में रूसी राष्ट्रपति पुतिन से मिले तो उन्होंने कहा था कि भारत के बच्चा से अगर पूछेंगे कि भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है तो वह रशिया कहेगा। यह स्पष्ट करता है कि भारत और रूस का संबंध में भावनात्मक जुड़ाव है। यह प्रेसिडेंट पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी तक सीमित नहीं है, बल्कि भारत और रूस के आम नागरिकों से यह जुड़ा हुआ है। दोस्त, 4 दिसंबर को प्रेसिडेंट पुतिन की यात्रा 23rd इंडिया रशिया एनुअल समिट है। भारत रूस का स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौता होने की संभावना है। पहला देखेंगे S-400 जो भारत रशिया से खरीदा है और जिसे हम लोग भारत का सुदर्शन चक्र कहते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ऐसा कहा जाता है कि भारत और भी S-400 खरीदने का समझौता कर सकता है। एक तो S-400 खरीदने की समझौता है और साथ साथ जो है कि टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर, भारत यह चाहता है कि अब जिस देश से समझौता हो वो मेक इन इंडिया के तहत वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करे। जिसे भारत फ्रांस से राफेल का डील किया तो उससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी समझौता है। भारत रूस से भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की बात कर रहा है और अमेरिका के परिप्रेक्ष्य में अगर आप कहेंगे तो अमेरिका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करना चाहता, वो भारत से बायर और सेलर का रिलेशन बढ़ाना चाहते हैं कि लेकिन टेक्नोलॉजी नहीं देंगे क्योंकि इससे भारत विकसित हो जाएगा, तो टेक्नोलॉजी नहीं देना चाहता है। तो यही फर्क है भारत और रूस के संबंध में। रूस भारत को टेक्नोलॉजी देने के लिए भी तैयार है। जैसे आप देखेंगे ब्रह्मोस मिसाइल, यह भी ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और ब्रह्मोस भारत अनेक देशों को निर्यात भी कर रहा है और रशिया ने भारत को ये टेक्नोलॉजी दिया था। लेकिन अमेरिका इस तरह की टेक्नोलॉजी कभी भी भारत को देने पर सहमत नहीं होता है। नेक्स्ट एस्पेक्ट देखेंगे, इस यात्रा के दौरान न्यूक्लियर एनर्जी पर समझौता होने की संभावना है और डिस्काउंटेड ऑयल करेंसी मैकेनिज्म। जहां तक न्यूक्लियर रिएक्टर का सवाल है, कुंडलकुलम न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भारत और रूस का ज्वाइंट वेंचर है जो अभी ऑपरेशन में है। और इस संदर्भ में आप देखेंगे कि 2008 में भारत और अमेरिका के बीच में सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट हुआ, जिसे हाइड एक्ट भी कहते हैं, 123 एग्रीमेंट भी कहते हैं। 2008 में ये फाइनल हुआ। 2008 से लेकर के आज 2025 समाप्त होने वाले हैं, लेकिन आज तक अमेरिका एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर जो है भारत को नहीं दिया। इसमें बहुत सारे अड़ंगा है कि भारत को सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जापान से करना पड़ा, कभी जो न्यूक्लियर रिएक्टर भारत को आपूर्ति करता वो बैंकरप्सी केस में अभी फंसा हुआ है। तो आज तक इन नटसेल आज तक एक भी न्यूक्लियर रिएक्टर
अमेरिका ने इंडिया को सप्लाई नहीं किया 2008 से लेकर के 2025 तक, और भविष्य में कब सप्लाई करेगा इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। हमें क्लीन एनर्जी के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर चाहिए। इसके लिए रशिया हमारा भरोसेमंद साथी है। दूसरा पॉइंट देखेंगे, डिस्काउंटेड ऑयल। अमेरिका के प्रेशर पर भारत ईरान से अपना ऑयल इंपोर्ट जीरो कर लिया था। रशिया ने यूक्रेन वार जब स्टार्ट हुई 2022 में तो अनाउंस किया कि वो 25% डिस्काउंट पर ऑयल इंडिया को बेचेगा। तो इंडिया अपना इनलाइटेड नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हुए रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट कर रहा है। आप जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंडिया पर 25% सेकेंडरी सैंक्शन लगा दिया है, जिससे भारत पर टैरिफ जो है 50% हो गया। अमेरिका चाहता है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल न खरीदे, अमेरिका से खरीदे, लेकिन इस यात्रा के दौरान ये भी संभावना है कि लॉन्ग टर्म का एनर्जी डील होगा और शायद भारत रशिया के प्रेशर के आगे, अमेरिका के प्रेशर के आगे न झुके। लेकिन इस मंथ में रिपोर्ट आया है कि भारत रशिया से क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना कम कर दिया है। नेक्स्ट एस्पेक्ट देखेंगे, करेंसी मैकेनिज्म। सोवियत काल में भी भारत और रूस के बीच में, यूएसएसआर के बीच में रूपी रूबल ट्रेड होता था। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 के बाद, हम लोगों ने इंटरनेशनल करेंसी डॉलर में ट्रेड करने लगा। अब अमेरिका रशिया पर सैंक्शन लगाए हुए है और इंडिया को भी पेमेंट करने में दिक्कत हो रहा है। तो ऐसे केस में यह भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि भारत और रूस रूपी रूबल में ट्रेड करे, रूपी रूबल, और चाइना को भी इसमें सम्मिलित कर ले, युआन को भी सम्मिलित कर ले, जिससे डॉलर का वर्चस्व कम हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम लोग डी डॉलराइजेशन कहते हैं। अब देखेंगे फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर। तो लोकल करेंसी में ट्रेड, रुपी, युआन, रूबल, इसमें ट्रेड किया जाए, जिससे कि वैश्विक स्तर पर डॉलर के वर्चस्व को कम किया जा सके। इसकी भी संभावना इसमें दिखता है। आर्कटिक कॉपरेशन, आर्कटिक वेंचर एक्सप्लोरेशन में भी दोनों के बीच में कॉपरेशन होने की संभावना है। स्पेस टेक्नोलॉजी में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी दोनों देशों के बीच में समझौता होने की संभावना है। उनके बाद आप देखेंगे कि यूएस का रिस्पॉन्स क्या हो सकता है। आप देखेंगे यूएस का एक कानून है काटसा। काटसा का फुल फॉर्म होता है काउंटरिंग अमेरिकन एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। अगर कोई भी रशिया से आर्म्स, एम्यूनिशन ये सब परचेज करता है तो अमेरिका उस पर काटसा कानून लगा सकता है। भारत ने S-400 परचेज किया था, चाइना ने भी परचेज किया था, टर्की ने भी परचेज किया था, लेकिन अमेरिका ने चाइना और टर्की पर सैंक्शन तो लगाया था, लेकिन इंडिया को बेभर दे दिया था। उसी तरह इंडिया को, जब इंडिया ने 1998 में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था तो इंडिया पर सैंक्शन लगाया गया था, लेकिन 2000 में जब बिल क्लिंटन इंडिया आए थे तो इंडिया पर से बहुत सारी सैंक्शन को वेव कर दिया गया था। उसी तरह जब भारत ने S-400 खरीदा तो डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस पर बेभर दिया था। उसी तरह बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने
यूक्रेन रशिया के युद्ध के दौरान जो भारत क्रूड ऑयल खरीद रहा है उस पर वेवर दिया था, जबकि जर्मनी पर सैंक्शन इम्पोज किया था, क्योंकि जर्मनी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन के थ्रू वहां से गैस परचेज करता था, तो उस पर जो है कि सैंक्शन लगा दिया गया था, लेकिन इंडिया को वेवर दिया गया। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है 25% सेकेंडरी सैंक्शन जो है कि लगा दिया। उसी तरह देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के तहत 2019 से 2023 तक भारत को वेवर दिया गया था, लेकिन वर्तमान में भारत और अमेरिका का रिलेशन बहुत अच्छे दौर से नहीं गुजर रहा है। तो ऐसे एक सप्ताह पहले ये रिपोर्ट आई कि अमेरिकन कांग्रेस का रिपोर्ट में भारत को अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, रशिया, ईरान, सऊदी अरेबिया जैसे देशों के साथ सम्मिलित कर दिया गया जहां पर कि रिलीजियस टॉलरेंस नहीं है। नेक्स्ट एस्पेक्ट आप देखेंगे, इससे जो है इस समझौता से, इस यात्रा से भारत और चाइना पर, एससीओ पर, रिक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत सारे राजनीतिक विश्लेषज्ञ मानते हैं कि इससे मल्टीपोलर वर्ल्ड इंश्योर होगा और भारत, चीन, रशिया एक दूसरे के नजदीक आएगा, रिक और वाइब्रेंट होगा, एससीओ में और ज्यादा प्रगति होगी। लेकिन मेरा मानना है कि भारत और चाइना के बीच में फंडामेंटल प्रॉब्लम है। दोनों जो है कि एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकता। दोनों के बीच में प्रतिस्पर्धा एशिया में चलता है, अफ्रीका में चलता है, लैटिन अमेरिका में चलता है, और चाइना हमेशा भारत को घेरने का प्रयास किया है। इस संदर्भ में आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल थ्योरी पढ़ेंगे। इस संदर्भ में आपको जानना चाहिए फेंसिंग इंडिया थ्योरी। तो ऐसे केस में राजनीतिक दृष्टिकोण से तो अच्छे बात कहा जा सकता है, लेकिन व्यवहार में मेरे समझ से इंडिया और चाइना नजदीक नहीं आएगा। और रिक में भी कॉपरेशन, रिक आर स्टैंड फॉर रशिया, आई इंडिया, सी चाइना, तो इसमें रशिया और इंडिया के बीच में सहयोग की संभावना है। रशिया भी अपना डिपेंडेंसी जो है बहुत ज्यादा चाइना पर नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि सेंट्रल एशिया में चाइना और रशिया के बीच में कंपटीशन है, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्री लाइक तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान कभी पूर्व सोवियत संघ का भाग हुआ करता था। तो इसमें रिक में मेरे समझ से आर और आई के बीच में कॉपरेशन होगा। रशिया और इंडिया के बीच में कॉपरेशन की संभावना बढ़ सकती है, लेकिन आर आई सी के बीच में हार्ट टू हार्ट कॉपरेशन हो ऐसा मैं नहीं मानता हूं। उसी तरह आप देखेंगे कि इम्पैक्ट ऑन एससीओ एंड रिक, इसमें सिंबॉलिक इम्पैक्ट होगा। पॉलिटिकल स्तर पर जो है कि अच्छे बात कहा जाएगा, लेकिन कॉपरेशन की संभावना कम है। रिक में आर और आई के बीच में कॉपरेशन की संभावना है, लेकिन सिक्योरिटी अलाइनमेंट नहीं हो सकती है। इस आधार पर मैं यही कंक्लूजन निकालूंगा कि इस यात्रा के दौरान एमओयू पर साइन होगा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर साइन होगा, और इंडिया बहुत ज्यादा बढ़कर करके SU-57 या S-500 पर जो है कि समझौता नहीं करेगा, क्योंकि इससे भारत पर सैंक्शन लगने की संभावना है।
और अगर इंडिया और भी S-400 की यूनिट्स खरीदता है तो संभावना है कि जैसे पहले इंडिया को S-400 पर वेवर दिया गया, भविष्य में भी अमेरिका इंडिया को वेवर ग्रांट कर सकता है, क्योंकि अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि भारत कंप्लीटली अमेरिका से कट जाए, चाइना और रशिया के नजदीक आ जाए। इसलिए इन बातों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका भी सैंक्शन लगाने में कांस्टेंट, रिस्ट्रेंट और बहुत सारे कॉन्सिडरेशन को ध्यान में रखेगा, क्योंकि दोनों क्वाड का मेंबर है और दोनों का कॉमन हित है। दोनों का प्रतिस्पर्धी चाइना है और चाइना क्वाड का ग्लू है, जो इंडिया, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया को एक साथ जोड़ता है। तो इस कारण से अमेरिका भी सैंक्शन लगाने से पहले इन सारी बातों को अवश्य सोचेगा। थैंक यू। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ने में मदद करेगा। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको डेस्टिनेशन IAS एकेडमी से और भी उपयोगी UPSC मार्गदर्शन मिलता रहे।